केंट लेक्चर से सल्फ़र को थर्ड पार्ट कंटिन्यू रखते हैं और ये पार्ट मैं थोड़ा लंबा बनाऊंगा क्योंकि सल्फ़र एक तो काफ़ी एक ब्रॉड एक्सप्लेनेशन भी है, तो छोटे छोटे में तो कई पार्ट बनाने पड़ जाएंगे। सल्फ़र में मार्क्ड डिस्टर्बेंस ऑफ वेन्स भी पाया जाता है और ये एक वीनस रेमेडी है जिसमें बहुत ज़्यादा वेन्स में प्रॉब्लम्स आती हैं और वेन्स रिलैक्स्ड रहती हैं और स्लगिश रहती हैं। फ्लैशेस चेहरे पे यहाँ वहाँ दिखाई देने लगते हैं, थोड़े से भी इरिटेशन में, मौसम बदल गया तब भी, और कपड़ा पहन लिया उससे कुछ इरिटेशन हुई तो चेहरा लाल हो जाएगा, फ्लश्ड हो जाता है। ट्यूमिफिकेशन ऑफ फेस, डॉक्टर केंट ने लिखा है। तो ट्यूमिफिकेशन ऑफ फेस मतलब होता है कि चेहरे में एक स्वेलिंग का प्रोसेस धीरे धीरे शुरू होता है। कुछ लोग आते हैं उनका इतना हिस्सा सूजा हुआ रहता है, इस तरह का होता है। वेरिकोस वेन, खासतौर से हेमराइडल वेन, उसमें वेन्स बढ़ जाती हैं और उसमें जलन होती है और चुभने जैसा दर्द होता है। एक्सट्रीमिटीज़ में भी वेरिकोस वेन होता है और वेन्स इनलार्ज हो जाती हैं और उसमें अल्सरेशन का भी प्रोसेस शुरू हो जाता है, वो फट जाती हैं, उसमें से ब्लीडिंग आने लगती है। जब मरीज ठंडे मौसम में है कहीं बाहर और वहाँ से गर्मी के किसी कमरे में गया जहाँ गर्मी है तो उस वेन के ट्रबल से बहुत सफ़र करता है। पफिनेस होने लगता है पूरे शरीर में और लगता है, एक सेंस होता है कि उसके पूरे शरीर में सूजन आ रही है। सल्फ़र इमेशेशन के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है, मैरस्मस के लिए भी। उसकी इस इमेशेशन की खास बात यह है कि पूरा शरीर इमेशिएटेड रहता है लेकिन पेट फूला हुआ रहता है। और भी कुछ रेमेडीज़ हैं जिसमें ये कंडीशन है, जैसे कैलकेरिया कार्प, लेकिन जो सल्फ़र में फ्लशेस ऑफ हीट होता है ना, वो कैलकेरिया कार्प में नहीं होता है। तो इससे आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सल्फ़र पेशेंट दुबला पतला रहता है, जो पैर रहते हैं, हाथ रहते हैं, सूखे हुए रहते हैं, लेकिन पेट एकदम फूला फूला रहता है। पेट फूला रहेगा, रम्बलिंग रहेगा, बर्निंग रहेगा, सोरनेस रहेगा और डिस्टेंडेड रहेगा। पेट एकदम बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा, जबकि इसके साथ जो बाकी के पार्ट होते हैं वो इमेसिएटेड रहते हैं, सूखे रहते हैं। फ्लशेस ऑफ हीट के लिए भी सल्फ़र आपकी बहुत अच्छी रेमेडी है, जो कि शुरू में ही डॉक्टर केंट या कोई भी लेक्चर आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ दिखाई जाएगी। और ये फ्लशेस इस तरह से रहते हैं जैसे जो औरतें मेनोपॉज में होती हैं उनको जिस तरह की फ्लशिंग होती है, उसी तरह की फ्लशिंग सल्फ़र में अर्ली स्टेज में ही होने लगता है। ये जो फ्लशिंग होता है ना हीट का, ये सल्फ़र में चेस्ट से शुरू होता है, मान के चलिए हार्ट रीजन से, और वहाँ से वो चेहरे की तरफ जाता है। सीने से वो फ्लशिंग शुरू होगी, गर्मी होगी, फ्लशिंग होगी, चेहरा लाल हो जाएगा और फिर एंड होता है स्वेट में, फिर पसीना आएगा। मरीज ऐसा एक्सप्लेन करता है जैसे कि अंदर उसको भाप बना हुआ है, भाप से वो जल रहा है अंदर ही अंदर, और एंडिंग इन स्वेट। बाद में जब पसीना आ जाएगा तो थोड़ा सा आराम हो जाता है। ये फ्लशिंग अचानक शुरू होती है कभी भी, और ये चेस्ट से ही शुरू होती है। लेकिन अगर यही फ्लशिंग या बर्निंग आपके बैक या स्टमक से शुरू हो तब फास्फोरस मेडिसिन होती है। एग्रेवेशन होता है इसका स्टैंडिंग से, खड़े रहने से सल्फ़र पेशेंट की ढेर सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। पीठ में दर्द होने लगेगा या लगेगा कि बच्चेदानी नीचे आ जाएगी, चक्कर आने लगेगा, मेमोरी कन्फ्यूज़न होने लगेगी, तमाम तरह की दिक्कतें खड़े रहने से बढ़ जाती हैं। खड़ा नहीं हो सकता, इंड्योर नहीं कर सकता खड़ा होना। लैक्सिस की तरह नींद से जगने के बाद तकलीफ़ बढ़ जाती है, खाना खाने के बाद भी तकलीफ़ बढ़ जाती है, और नहाने के बाद सल्फ़र मरीज़ नहाना नहीं चाहता, हालांकि उसकी हैबिट भी रहती है गंदगी से रहने की, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं आती। यहाँ पर यह है कि वो जब भी नहाएगा तो उसको सर्दी हो जाती है, बिना सर्दी पकड़े वो नहा ही नहीं सकता। और बच्चे जो होते हैं जिनके डर्टी फेस होते हैं और स्किन बिल्कुल डर्टी होती है, और नाइटली अटैक ऑफ डिलीरियम, रात में अचानक से नींद में वो बोलने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, और जिनको सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो, जिनको पहले ब्रेन ट्रबल हो चुकी है पैदा होने के बाद, या हाइड्रोसेफेलस, मेनिंजाइटिस, ये सब हो चुका है, उन बच्चों का जो कंप्लेन में सल्फ़र 1-2 डोज देने से उनकी कंप्लेन को सेटल कर देता है। अब जो बच्चे फंटानल्स नहीं जुड़ रहे हैं, सूचक नहीं जुड़ रहे हैं, कैलकेरिया कार्प आपने दिया, आराम हो गया, फिर बाद में सल्फ़र दीजिए तो वो कंप्लीट उसको क्योर कर देता है। इतना सब कुछ देखने के बाद अगर आपको लगता होगा कि सल्फ़र मरीज नर्वस नहीं होता है तो ये आपकी गलतफहमी है। बहुत नर्वस होता है और हमेशा एक्साइटेबल मूड में रहता है, इतना एक्साइटेड कि नींद में अचानक कुछ भी प्रोवोकिंग हुआ
तो ऐसे उड़ जाएगा जैसे उसने तोप की आवाज़ सुन लिया हो। एक शब्द डॉक्टर केंट ने मेंशन किया, स्पूक। इसका मतलब होता है डरावने सपने। वो डरावने सपने जब देखते हैं तो ऐसे चीख के उठते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई। उनकी नींद बड़ी कच्ची रहती है, कुछ भी खटपट हुआ ये तुरंत झटके से उठ जाएंगे। इनफैक्ट सल्फर मरीज के लिए जो रात का समय होता है बड़ा टेरेबल होता है। सोए तो मान लीजिए आधी रात के बाद तक इनको थोड़ी सी अच्छी नींद आएगी, फिर उसके बाद ही उठ जाएंगे, फिर नींद ही नहीं आएगी। रोशनी से इनको दिक्कत होती है, फिर जाके बिस्तर पे लेटेंगे, सोचेंगे थोड़ी देर और सो लें, नींद आ जाए, लेकिन नहीं आएगी। फिर सुबह होगी, उठने का समय होगा, उस समय इनको बहुत गहरी नींद आएगी। फिर 7 बजे 8 बजे तक ये गहरी नींद में सोएंगे। ऐसा लगता है कि जैसे जो पूरी रात की सबसे अच्छी नींद है इसी टाइम आ रही है। रात भर डरावने सपने और इस तरह से डरावने ख्याल सल्फर मरीज को बहुत ज़्यादा आते हैं, और इसी वजह से वो सो भी नहीं पाता, घबराया हुआ, नर्वस, डर जाता है, फ्राइटफुल। एक पूरी ये कंडीशन रात भर चलती है सल्फर मरीज के साथ। एरिसिफिलिस में भी दे सकते हैं सल्फ़र को अगर मेडिसिन इंडिकेटेड है। और फीवर के केसेस में सल्फ़र एकोनाइट की एक नेचुरल कम्प्लीमेंट्री है, जिसमें अपने एकोनाइट के सिम्टम हैं, इंडिकेटेड हैं, दिया, आराम मिल गया, फिर सल्फ़र एक खुराक दे दीजिए तो बाकी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जो पुराने गाउट के केसेस होते हैं उसमें भी सल्फ़र आपकी बहुत इफ़ेक्टिव है, लाइकोपोडियम कॉल्चिकम की तरह ही। अगर कोई ऑर्गेनिक लेसन नहीं है, कोई ऑर्गेनिक चेंजेस नहीं है जॉइंट्स में, और गाउट अगर अभी जॉइंट्स तक ही है, तो सल्फ़र देने से ठीक भी हो जाता है और वहीं पर रुका रहता है, वो जॉइंट से फिर इंटरनल ऑर्गन में नहीं जाएगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर केंट ने कहा कि सल्फ़र भी साइलेसिया की तरह एक डेंजरस मेडिसिन है। अगर किसी वाइटल ऑर्गन में स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, स्पेशली लंग्स में, अब जैसे मॉर्निंग डायरिया हो रहा है लेकिन मरीज को थाइसिस था पहले या अभी भी है, अब उस समय सल्फ़र इंडिकेटेड है, लेकिन अगर आप सल्फ़र देंगे तो फ़ायदा करने की जगह वो नुकसान कर देगी। जो पुराने स्कार डिज़ोल्व हो चुके हैं, डिज़ोल्व तो नहीं कह सकते, भर चुके हैं घाव, तो सल्फ़र देने से उसमें फिर से पर्स फॉर्मेशन होने लगेगा और फिर से अंदर से मवाद बाहर आने लगेगा, ये प्रॉब्लम होने लगेगी। किसी भी तरह के ऑर्गेनिक चेंजेस या स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वाइटल ऑर्गन में और आपने सल्फ़र दिया, अब जैसे नाइट स्वेट है और मरीज को पहले थाइसिस हो चुका है, तो थोड़ा सा और इंक्वायरी लीजिए पास हिस्ट्री। बाई चांस से इंक्वायरी नहीं लिया आपने कि मरीज को टीबी भी है और उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, कई बार पेशेंट अपने से नहीं बताते, आपको पूछना होगा, और इस कंडीशन में सल्फ़र इंडिकेटेड है और आपने दे दिया, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे मरीज को। मान लीजिए बाई चांस आपको बहुत इच्छा हो रही सल्फ़र देने की, आपको लग रहा है कि यार सल्फ़र ही एक मेडिसिन है जो दे सकते हैं और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे डॉक्टर केंट का कहना है कि जो सबसे लोएस्ट पोटेंसी है और सिर्फ एक डोज, रिपीटेशन ज़्यादा मत करिए, वही दीजिए सल्फ़र का। सल्फ़र ऑफ सिफिलिस में भी दे सकते हैं सिफिलिस कंडीशन में, लेकिन वो इनिशियल स्टेज, जब वो सोरिक स्टेट में रहता है, जब अंदर सिर्फ एक गांठ जैसा बनता है उस स्टेट में। तो बहुत से लोग डॉक्टर केंट के समय सिफिलिस का ट्रीटमेंट होम्योपैथी से लेना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इस कंडीशन में जब होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है तो वो सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं, इरप्शंस आने लगते थे। तो डॉक्टर केंट कहते हैं कि वो सोरा है और सोरा को बाहर आना ही चाहिए, अगर नहीं आता है तो फिर वो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, ख़ासतौर से उन केसेस में जिनको मर्क्यूरी से ज़बरदस्ती ठीक किया गया। सल्फ़र आपकी वाइटल फोर्स को भी एक्टिवेट करती है, जैसे कोई भी सोरिक केस है और आप वेल सेलेक्टेड रेमेडी दे रहे हैं, ढेर सारी काम नहीं कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में एक डोज आप सल्फ़र दे दीजिए, तो फिर जो इंडिकेटेड रेमेडी जब आप देंगे तो वो मरीज को रिस्पॉन्ड करेगी। अब इसी तरह है थूजा है, सिफिलिटिक और साइकोटिक है, मर्क्यूरी है सिफिलिटिक, साइकोटिक है थूजा। तो इस तरह की हिस्ट्री आती है। साइकोटिक में आजम
बेस में है तो फिर एंटीसोरिक, एंटीसेप्टिक या एंटीसाइकोटिक मेडिसिन आप दे सकते हैं। ये सब पुराने ज़माने में सल्फ़र शुरू से ही काफ़ी पॉपुलर चीज़ रही है ये एलिमेंट, और डॉक्टर हेनमैन के समय से ही काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और ये चीज़ उस समय से भी थी कि सल्फ़र देने से वाइटल फोर्स पावर या आपके शरीर का जो रिएक्टिव पावर है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब जैसे किसी को बहुत पहले इरप्शंस निकले हैं ढेर सारे शरीर में, डॉक्टर नैश ने एक केस भी एक्सप्लेन किया था जब मैं नैश में बता रहा था, तो अब उसके बाद इरप्शन तो ठीक हो गए जो भी ट्रीटमेंट चला, लेकिन ढेर सारी समस्याएं हो गई, सांस फूलना, अस्थमा, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, कोलाइटिस, कुछ भी। तो जब आप सल्फ़र देते हैं तो फिर से वो दाने निकलेंगे और फिर उसको सिम्टम्स, सारे सिम्टम्स लेकर के सही तरीके से ठीक करिए तो वो इरप्शंस भी ठीक हो जाएंगे, अस्थमा, कोलाइटिस, रोमेटॉइड जो भी उसकी वजह से हुआ बीमारियां वो भी ठीक हो जाएंगे। जो कोल माइंस में काम करने वाले लोग होते हैं उनको ऑफन सल्फ़र की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि कोयले में सल्फ़र की मात्रा होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन सल्फ़र कॉन्स्टिट्यूशन उनका हो जाता है कोल माइन में काम करते करते। तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि जो मरीज रहते हैं वो ज़्यादातर दुबले पतले ही रहते हैं, सल्फ़र का कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, और उसके अलावा आप कोई भी इंडिकेटेड रेमेडी दे लीजिए काम ही नहीं करेगी। और जब आप सल्फ़र देंगे तो वो इंडिकेटेड रेमेडी भी काम करने लगी, या फिर हो सकता है मरीज़ सल्फ़र से ही पूरी तरह से ठीक हो जाए। जैसे जो लोग पत्थर का काम करते हैं तो अक्सर उनको कैल्केरिया कार्बोसाइलिसिया की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से मीजल्स में भी सल्फ़र आपकी एक मतलब फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है, और अच्छे जो प्रिस्क्राइबर होते हैं वो सल्फ़र और पल्सिट्ला से मीजल्स के केस को कैरी कर ले जाते हैं। अगर मीजल्स में इरप्शंस बाहर नहीं आ रहे तो सल्फ़र देने से इरप्शंस भी जल्दी से आ जाते हैं, फिर वो जल्दी से ठीक भी हो जाते हैं। कभी कभी एकोनाइट और यूफ्रेशिया भी देने की ज़रूरत पड़ जाती है। स्किन जो है डस्की रेड रहता है, लाल पूरा आते हैं ना कुछ बच्चे, जैसे जगह जगह लाल लाल बड़ा 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 रहता है, और ये क्या हो गया, इसको कन्फ्यूज़न हो जाता है। सल्फ़र एक खुराक दीजिए तो मीजल्स के सारे दाने बाहर आ जाएंगे, आपको केस क्लियर हो जाएगा कि ये मीजल्स है। फिर आप पल्सिट्ला दे सकते हैं, वो क्लियर कर देता है केस को। आँख से पानी आ रहा है तो यूफ्रेशिया वगैरह भी दे सकते हैं। वैक्सीन लग गई किसी को और उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो गया, ड्रेडफुल साइड इफ़ेक्ट्स हो गया, तो सल्फ़र भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है बैड इफ़ेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन में जितनी कि थूजा और मेलेंड्रिनम में है। अब बात करते हैं उस रियल इमेज की जो हर आदमी के साथ रहती है, उसका रियल नेचर एक्सप्रेस करती है, वो है मेंटल सिम्टम। सल्फ़र जो क्या होता है ना, बाय बर्थ पैदा होता है उसके साथ, हाईली सेल्फिश रहता है, और जो ये उसका रियल नेचर है उसको सेल्फिशनेस की तरफ ले जाता है। वो दूसरे के बारे में या दूसरे की इच्छाओं के बारे में, विशेष के बारे में, डिज़ायर के बारे में कभी सोचता ही नहीं, सिवाय अपने। कोई भी काम जो वो करेगा वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए करेगा, दूसरे के बारे में वो सोचेगा ही नहीं। इस तरह का होता है सल्फ़र, इतना सेल्फिश होता है और ग्रेसफुल भी नहीं होता है। मतलब आपने अगर उसके लिए कुछ किया है, सल्फ़र पेशेंट के लिए कई बार किया है, तो इसका उसके लिए कोई मतलब नहीं होता है। आपको लग रहा है कि हमने एहसान किया या हमने उसकी मदद की, वो भी हमारे करेगा, लेकिन जो उसका स्वभाव होता है उसको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। वो जब समय आएगा तो केवल अपने बारे में सोचेगा, आपको एक झटके में किनारे कर देगा, फ़ोन नहीं उठाएगा या रिस्पांस नहीं देगा किसी भी तरीके से। अगर उसमें खुद का लाभ नहीं है तो फिर वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। इस तरह का होता है सल्फ़र। फिलोसफिकल मैनिया भी होता है, और एक कंडीशन या एक शब्द डॉक्टर केंट ने अपने लेक्चर्स में लिया है, मोनोमैनिया। मोनोमैनिया में ये क्या करता है ना, मोनो मतलब एक, पेक्यूलियर, तो ये स्ट्रेंज थिंग्स पे रिसर्च करेंगे जिसके बारे में कोई नहीं सोचता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग जिसके बारे में आपको लगेगा कि क्या ये फालतू का है, ऐसी चीज़ जो बियॉन्ड द नॉलेज ऑफ स्टडी
जिसे कोई नहीं पढ़ता है, या वो नॉलेज किसी चीज़ में काम भी नहीं आने वाला, उस पर ये रिसर्च करेंगे। और जिस पर ये रिसर्च करेंगे इनके पास खुद भी इतना नॉलेज नहीं रहता कि ये उसको एक्सप्लेन कर सकें, कोई बेसिक इनके पास नहीं रहता है, बस वो उसी के बारे में रिसर्च करने लगेंगे, आलतू फालतू चीज़। लगातार उनका दिमाग स्ट्रेंज और पिक्यूलियर चीज़ों पर ड्वेल करता जाएगा, वो सोचेंगे उसी के बारे में, और ऐसी डिस्कवरी में वो अपना दिमाग लगाते हैं जिसमें कोई उम्मीद भी नहीं रहती कि कुछ बाहर निकल कर आएगा या कोई पॉजिटिव चीज़ उससे निकलेगी, फालतू की चीज़। सल्फर पेशेंट को एवर्शन होता है चीज़ों को ऑर्डर में करने में, उनकी कोई भी चीज़ ऑर्डर में नहीं रहती है, और रियल वर्क से उनको नफ़रत रहती है, एवर्शन रहते हैं। काम का काम कोई भी रहेगा, उनके लाइफ में काम वाली चीज़ों को कभी सोच ही नहीं सकते, या कोई काम सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए ये इनके मन में नहीं रहता है। कोई भी एक थॉट इनके दिमाग में आ गया, स्ट्रेंज कोई भी चीज़, अब ये लगातार उसी के बारे में सोचेंगे, और वो काम की चीज़ नहीं रहेगी, फालतू ही, फिर उस पर करेंगे और उसी पे सारे रिसर्च कर डालेंगे, और एक्सीडेंटली कभी कभी कोई बड़ी इन्वेंशन उनसे हो जाता है, लेकिन आमतौर पे बहुत रेयर होता है, उस फालतू के काम का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। अब सल्फ़र के पेशेंट को लगता है कि यार मैं तो वेल एजुकेटेड हूँ, इतना रिसर्च करता हूँ, सोसाइटी वाले मुझको भाव ही नहीं देते, सब पागल समझते हैं। अब सवाल यह है कि उनके जो बातें रहती हैं या जो उनके रिसर्च रहते हैं वो इतने फालतू के रहते हैं, किसी के पास आज के समय में टाइम ही नहीं रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर केंट कहते हैं कि किस तरह की केसेस उन्होंने ठीक किए, जैसे ये जो स्ट्रेंज और पिक्यूलियर वाली बात है, तो एक महिला थी जिनका केस डॉक्टर केंट ने ठीक किया, तो वो मेडिटेशन करती थी और दिन रात मेडिटेशन, और ये सोच करके कि मैं जितना ज़्यादा मेडिटेशन करूँगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर मेरे अंदर डिवाइन पावर आ जाएगी। वो कोने में बैठकर पिंस को कलेक्ट कर रही हैं, फिर पूछ रही हैं कि भगवान को किसने बनाया, या कोई सामान किसी आदमी ने लाया या खुद भी बनाया, तो जब तक वो देख नहीं लेती कि ये इसी ने बनाया या किसने बनाया, हु मेड दिस, फिर अगर उससे मिल लेगी तब भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं, क्या वो यहाँ के थे, तो उनका एक एंडलेस क्वेश्चनिंग रहता है। रिलीजियस मैनिया भी सल्फर में बहुत ज़्यादा होता है। एक कमरे में बैठ करके दिन भर ऊपर वाले को याद करते रहेंगे, और उनको लगता है कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, दिन भर भगवान के बारे में सोचना या ऊपर वाले के बारे में सोचना, और उनको लगता है कि उनके अंदर एक डिवाइन पावर है। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ रहे, लोग बेवकूफ़ हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। फिर वो अपनी डिग्री बताएंगे, हम यहाँ तक पढ़े हुए हैं, हम अनपढ़ गंवार नहीं हैं, लेकिन उनकी जो हरकतें रहती हैं वो खुद को फिलासफर तो हैं, लेकिन वही है ना, रेड घिसे पिटे फिलासफर। तो उनकी बातें दूसरे लोगों को बिल्कुल ऐसी लगेंगी जैसे ये कोई बेवकूफ़ हो, मूर्ख हो। उनके जो रिसर्च होते हैं, काम होते हैं, या कोई भी एक्टिविटीज़। फूलिश हैप्पीनेस एंड प्राइड, मूर्खतापूर्ण काम में सल्फर मरीज को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और फूलिश बिना बात के घमंड भी इनके अंदर रहता है। ल्यूनाटिक मतलब मेंटली इल, इनका जो रिप्रेजेंटेशन रहता है वो मेंटली इल टाइप का रहता है। हर चीज़ में इनको खूबसूरती दिखाई देती है, इनके पास जो भी चीज़ है तो इनको लगता है कि ये बहुत खूबसूरत है, चाहे वो चीज़ टूटी फूटी सड़ी गली घिसी पिटी ही क्यों ना हो। इस तरह की फीलिंग इनके माइंड में रहती है। सल्फर जो पेशेंट रहता है, एवर्शन टू बिजनेस, बहुत आलसी रहता है, काम करने का उसका मन ही नहीं करता। शादीशुदा है तो चाहेगा कि उनकी पत्नी ही सारा काम करे, यहाँ तक कि हाथ के नाखून भी वही काटे, इतने आलसी होते हैं। घर का सारा काम, उनका ख्याल रखना, सारी चीज़ें वाइफ करें, और उनको ये लगता है कि वाइफ्स इसीलिए बनी भी हैं ये सब करने के लिए। मुझे याद है एक केस न्यूरोफाइब्रोमा का था, जो मैं पढ़ रहा था, देखा नहीं, एक बुक में पढ़ रहा था
तो एक मरीज आए डॉक्टर साहब के पास और बोले कि केस टेकिंग चल रही थी, फिर उनकी पत्नी भी साथ में आई थी। तो उन्होंने बोला कि अरे सर, पत्नियां तो पैर की चप्पल होती हैं, इनको चप्पल के नीचे रखिए तभी ठीक रहती हैं। और डॉक्टर ने सल्फ़र का 1 डोज दिया और 3-4 दिन के अंदर सारा न्यूरोफाइब्रोमा झड़ कर गिर गया। तो इतना फास्ट काम की। तो ये मैंने पढ़ा था, लेकिन ये चीज़ है कि सल्फ़र आई एम द किंग, फॉल्स किंग। सल्फ़र क्या होता है, बहुत स्लो होता है। कोई भी चीज़ मतलब तेज़ी से करनी है तो उसका ये जस्ट अपोजिट है। और सल्फ़र के अपोजिट मेडिसिन है आर्सेनिक, जो बहुत ज़्यादा फास्टिडियस होता है। और आर्सेनिक जो है अपने कपड़े एकदम नीट एंड क्लीन रखता है। अपने कपड़े को या कोई भी चीज़ है, सीनरी है, कुछ भी है, तो दीवार पे अच्छे से टंगी रहे, अपने पोजीशन में रहे। ये आर्सेनिक को पसंद है, सब कुछ नीट एंड नाइस। इसीलिए आर्सेनिक पेशेंट को कहा गया है द गोल्ड हेडेड केन पेशेंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीटनेस रखता है, फास्टिडियस होता है और साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रखता है। और ये सल्फ़र के एकदम अपोजिट है। कुछ चीज़ें डॉक्टर केंट ने कहा, जैसे इन डिस्पोजिशन टू एवरीथिंग, वर्क, प्लेजर, टॉकिंग और मोशन, इन टॉलरेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी, इंडोलेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी। दिमाग एकदम शिथिल रहता है कि हर काम से इसको दिक्कत होती है, वर्षन है। सेटाइटी ऑफ लाइफ, लॉन्गिंग फॉर इंडोलेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी, अपनी ज़िंदगी से भी ऊबा हुआ रहता है। सेटाइटी ऑफ लाइफ, लॉन्गिंग फॉर डेथ, अरे यार मर जाता तो बढ़िया रहता, क्या फालतू, कुछ करेगा भी नहीं। उसको ये नहीं पता अगर काम करेगा तो शायद लाइफ अच्छी हो जाए, लेकिन आलसी है स्वभाव से, काम होगा नहीं, और काम नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। तो यार जीने का मन नहीं कर रहा, क्या करें। ड्रेड ऑफ बीइंग वॉश्ड, खासतौर से बच्चों में। और लिटरली बच्चों को नहाने ले जाइए तो चिल्लाएंगे, पैर पटकेंगे, मैं नहीं नहाऊंगा, मैं नहीं नहाऊंगा, ऐसे रोते होते। सर्दी जुकाम भी हो जाता है कुछ। टू लेजी टू राउज हिमसेल्फ एंड टू अनहैप्पी टू लिव, इतना आलसी होता है कि खुद को एक्टिव भी नहीं कर सकता और इतना दुखी रहता है कि जीने की इच्छा भी नहीं रहती। रिलेशनशिप की बात करें तो सल्फ़र को शुड नॉट बी गिवन इमीडिएटली बिफोर लाइकोपीडियम। एक सीरीज चलती, सल्फ़र कैलकेरिया लाइको, सल्फ़र दीजिए फिर कैलकेरिया दीजिए फिर लाइको दीजिए, फिर वापस सल्फ़र पर आइए, फिर कैलकेरिया दीजिए फिर लाइको दीजिए। इस सीरीज़ में दवाएं देंगे और मेडिसिन इंडिकेटेड है तो काम करेगी। कभी कभी कुछ केसेस में सल्फ़र और आर्सेनिक में भी चलता है कि सल्फ़र दीजिए, फिर हो सकता है आपको आर्सेनिक देने की ज़रूरत पड़े, फिर आप आर्सेनिक दे सकते हैं, फिर वापस सल्फ़र दीजिए। वैसे भी सल्फ़र जितने भी एक्यूट रेमडीज़ हैं या एक्यूट कंडीशन है उसमें सभी दवाइयों को फॉलो करती है। सल्फ़र मरीज को बहुत ज़्यादा डिजीनेस होती है, चक्कर आते हैं, ख़ास तौर से जब वो ओपन एयर में जाते हैं या थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए। अगर वो खड़े हो गए तो उनको कंपन होने लगेगा, शरीर में चक्कर आने लगेगा, मेंटली कन्फ्यूज़न होने लगेगा। सुबह जब सोकर उठते हैं तो उनका सर बहुत ज़्यादा भारी रहता है और उनका पैर जब नीचे रखते हैं जैसे लगे काँप रहा है। स्टूपिड फीलिंग रहती है सर में सुबह, थकान जैसी, जैसे कि वो रात भर सोया ही ना हो, अनफ्रेश। और थिंग्स गो राउंड, जब सवेरे वो उठता है तो उसको टाइम लगता है खुद को तैयार करने में, माहौल के हिसाब से थोड़ा वो टाइम लेता है चीज़ों को समझने में, तब फिर वो रिएक्शन दे सकता है। तुरंत सो के उठते ही वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। स्लो इन गैदरिंग हिमसेल्फ टुगेदर। अब यहाँ पे देखिए एग्रेवेशन फ्रॉम स्लीप और एग्रेवेशन फ्रॉम स्टैंडिंग दोनों पॉइंट आउट हो गए।